तो देखिए, फिलहाल स्थिति यह है कि अभी तक यूरोप के देश यूक्रेन के साथ हैं, किसी भी समझौते में उसके लिए सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। लेकिन मसला सिर्फ यूक्रेन का नहीं है। ट्रंप मैसेज दे रहे हैं कि वो यूरोप के साथ अमेरिका के पुराने रणनीतिक रिश्ते को भी अब खास अहमियत नहीं देंगे। यूरोप नेटो के जरिए अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि यूरोप अपनी चिंता खुद करे। अमेरिका की नीतियों में यह बदलाव यूरोप के लिए संकट साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। आज की तारीख देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कुर्सी संभाले 30 दिन होने को है और ट्रंप अपने सबसे बड़ा कमिटमेंट को पूरा करने के करीब है। ऐलान किया था कि 100 दिनों में यूक्रेन की जंग खत्म कर देंगे, यानी कम से कम उनके पास 70 दिन और है और वो कामयाबी होंगे, इसका उन्हें जरूरत से ज्यादा यकीन है। Well, much more confident. They were very good. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. ये ट्रंप का आत्मविश्वास है या उनका परफेक्ट प्लान, ये तो वही जाने। मगर ये बड़ी बात है कि यूक्रेन पर बात करने के लिए रियाद में अमेरिका और रूस साथ बैठे। बड़े मंत्रियों और अधिकारियों ने करीब 5 घंटे बाद की चर्चा यूक्रेन के नाम पर थी, पर फोकस अमेरिका और रूस के आपसी रिश्तों पर रहा। In order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. बात हुई तो अमेरिका रूस में सुलह समझौते का रास्ता बन गया। दोनों सहमत हो गए कि जल्द से जल्द अपने बंद पड़े दूतावासों को चालू करेंगे। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों ने दूतावास से स्टाफ को निकाल दिया था। करीब 3 साल से दोनों के दूतावास बंद पड़े हैं, पर अब वहाँ स्टाफ भी होगा और बात भी होगी। Договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства. Это первое. अमेरिका और रूस का इस तरह करीब आना यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए बड़ा झटका है। एक तो ट्रंप ने इस बातचीत में दोनों को शामिल नहीं किया और दूसरा ये कि ट्रंप पुतिन की हर बात मानने का संकेत दे रहे हैं, यानी कब्जे वाली जमीन रूस के पास रहेगी और यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। रही बात सुरक्षा की गारंटी की, तो रूस इस बात के लिए भी तैयार नहीं कि यूक्रेन में यूरोप की सेना रहे, जबकि ब्रिटेन पहले ही ये पेशकश कर चुका है। पर ट्रंप ये शर्त मानते हैं या नहीं, अभी साफ नहीं। They want to do that. That's great. I'm all for it. If they want to do that, I think that'd be fine. I mean, I know France has mentioned it. Others have mentioned it. UK has mentioned it. But yeah, if we have a peace deal, I think having troops over there from the standpoint of Europe, we won't have to put any over there because, we're very far away. यूक्रेन को लेकर अमेरिका और ट्रंप के बदले हुए रुख से सबसे ज्यादा परेशान यूरोप के देश हैं। अमेरिका और यूरोप की बहुत पुरानी रणनीतिक साझेदारी है। एक मोर्चे के तौर पर नाटो बनाने का मकसद ही रूस को टक्कर देना था, पर अब लगता है कि ट्रंप अमेरिकी पॉलिसी में बड़े बदलाव का मन बना चुके हैं। साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप की है, अब वहाँ अमेरिकी फौज की जरूरत नहीं। We won't have to put any over there because, we're very far away. But having troops over there would be fine. I would not object to it at all. यूरोप के लिए थोड़ी सी राहत है कि अमेरिका ने उसे पूरी तरह दरकिनार नहीं किया। रियाद की बैठक के बाद अमेरिका ने कहा है कि शांति बहाल करने की कोशिशों में किसी न किसी तरह यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा, पर समाधान ऐसा निकाला जाएगा तो सभी को मंजूर होगा। लेकिन ये कहने की बात है, सच्चाई ये है कि अमेरिका के पैसे, संसाधन और हथियार के दम पर ही यूक्रेन रूस का मुकाबला करता रहा है।
पर अब ट्रंप इसे फिजूल खर्ची मान रहे हैं। लगे हाथ यूरोप को आईना दिखा रहे हैं। You know, the other thing that it's been bothering me for a long time, because I solved the problem with NATO. They paid hundreds of billions of dollars into the funds of NATO when I said you got to pay, because the United States was paying for European countries, and then they take advantage of us on trade. And we have to equalize with Europe, because Europe is given a very much smaller percentage than that. I think Europe has given 100 billion, and we've given, let's say, 300 plus. मुद्दा फिलहाल यूक्रेन का है, पर ट्रंप का जो रुख है उसे देखते हुए यूरोप की चिंता ये है कि क्या उसका सबसे पुराना और ताकतवर साथी अमेरिका उससे कन्नी काटना चाहता है। साफ दिख रहा है ट्रंप पुतिन को क्लीन चिट दे रहे हैं और हाथ मिलाना चाहते हैं। अगर अमेरिका और रूस यूरोप को दरकिनार करके साथ आ गए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नीति में ये सबसे नाटकीय बदलाव और जबरदस्त यू टर्न होगा, और ऐसा हो सकता है इसके पूरे संकेत हैं। रियाद में हो रही इस बैठक में ना तो यूरोप के देश थे और ना यूक्रेन। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की दो बड़ी शक्तियां बरसों बाद अपने ताल्लुकात बेहतर और मजबूत करने के लिए जुटी हैं। अहम बात यह है कि ट्रंप रूस की हर मांग को खुशी के साथ मान लेने को तैयार दिखते हैं। यूक्रेन की जमीन भी रूस के कब्जे में रहेगी। कुर्स्क से यूक्रेन की सेना को हटना पड़ेगा और रूस पर से प्रतिबंध भी हटा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, शायद जेलेंस्की पर पद छोड़ने का दबाव बने और कभी न कभी रूस को ग्रुप 7 समूह में फिर से शामिल कर लिया जाए। यानी रूस जो अब तक अलग थलग किया जा रहा था, यूरोप की मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। पर सवाल है कि ये होगा कैसे। यूक्रेन और यूरोप आसानी से ट्रंप का प्रस्ताव मान लेंगे ऐसा नहीं लगता। यानी सीज फायर के समझौते पर अभी लंबी बातचीत और कूटनीति होनी है। संकेत तो यही है कि यूरोप ट्रंप को नाराज करने की स्थिति में नहीं। यानी परिस्थिति ये बनेगी कि जंग में पहले से ही तबाह हो चुका यूक्रेन और कमजोर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।